जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का 10th चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ह्यूमन आई और कुछ डिफेक्ट के बारे में जाना था। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सबको पता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हो जाती है बेंड। उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा लाइट का। आपको पता होना चाहिए प्रिज्म क्या होता है। यहां पे आपको 2D में दिखा है, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन 3D में अगर मैं बनाऊं इसे तो ये ऐसा दिखता है। यहां ट्राइंगल, इसके पीछे ट्राइंगल, यहां पर रेक्टेंगल, नीचे रेक्टेंगल और उस साइड रेक्टेंगल, यानी 3 रेक्टेंगल होते हैं, 2 इसमें क्या होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, यहां से एक लाइट रे पास करी तो उसको मैंने बोल दिया इंसिडेंट रे। ठीक है। ये जो आपको लाइन दिख रही है प्रिज्म की, इससे मैं एक नॉर्मल बना सकता हूं, 90 डिग्री का एक लाइन बना सकता हूं जो हाइपोथेटिकल है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में लाइन नहीं होती, हम जस्ट बनाते हैं। ठीक है। अब यहां से यहां तक का जो एंगल होगा, यानी इंसिडेंट रे से नॉर्मल का जो एंगल होगा उसे हम बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यानी हमने आई एंगल से इंसिडेंट कराया किसको, लाइट रे को। अब ये प्रिज्म के अंदर गया, बेंड हो जाएगा। अब बाहर रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, इसका मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। हुआ भी वही है कि सीधी जानी चाहिए, बेंड कैसे हो गई, ऐसे, यानी नॉर्मल की तरफ। और यहां जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब ये लाइट आगे गई, इस EF लाइन को हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब आगे प्रिज्म एंड हो रहा है, इसका भी क्या है, नॉर्मल है, यहां पे हमने बना लिया। अब ये जब बाहर निकलेगी तो अंदर क्या है, डेंसर मीडियम, बाहर क्या है, रेयरर मीडियम। अब ये लाइट रे जानी चाहिए थी सीधी, चली गई कैसे, ऐसे, यानी नॉर्मल से दूर चली गई। और होना भी यही चाहिए था, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है लाइट। ठीक है। इस लाइन को हम बोल देंगे इमर्जेंट रे। आ गई बात समझ में। अब ये जो एंगल यहां पर बन रहा है E, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। आ गया समझ में। और ये जो एंगल आपको यहां दिख रहा है इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, यानी प्रिज्म का एंगल। और जब हम इसको यहां से ऐसे एक्सटेंड करेंगे और इस वाली लाइन को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मिल रहा होगा, और ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि पहले लाइट ऐसे जा रही थी, बेंड कितने एंगल से हो गई, D एंगल से। देखो लाइट कैसे जा रही थी, ऐसे, और फाइनली जब प्रिज्म के बाहर निकली तो कैसे गई, ऐसे, यानी इतने एंगल में चेंज आया। इसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर। अब है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। डिस्पर्जन कैसे होता है, क्या होता है एक प्रिज्म के थ्रू, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। व्हाइट लाइट किस किस से बनती है, वायलेट से, इंडिगो से, ब्लू से, ग्रीन से, येलो से, ऑरेंज से और रेड से। इन 7 कलर से व्हाइट लाइट बनती है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सन एक्चुअल में किस कलर का है तो वो व्हाइट कलर का है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 7 कलर आपस में मिक्स है। ठीक है। कैसे पता चलेगा आपको, जब आप डिस्पर्जन करोगे एक प्रिज्म के थ्रू तो आपको एक बैंड दिखेगा 7 कलर का। उस बैंड को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ 7 डिस्टिंक्ट कलर्स ऑब्जर्व्ड आफ्टर डिस्पर्जन। डिस्पर्जन करने के बाद आपको एक बैंड दिखेगा, उसी को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। कैसा बैंड दिखेगा, उसमें आपको वायलेट कलर दिखेगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये एक पट्टी दिखेगी आपको कलर्स की, उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। ये याद करने का तरीका क्या है, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहां पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई,
ये ग्लास में चली गई, मतलब है तो प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, अंदर चली गई, फिर जब बाहर आई तो आपको ये बैंड दिख रहा है, यही स्पेक्ट्रम है। और दिखा कैसे? डिस्पर्जन के बाद, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये जो लाइट है, व्हाइट लाइट, ये अलग अलग कलर्स में कैसे ब्रेक हो गई? तो देखो इसका रीजन क्या है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड एट डिफरेंट एंगल। ये जो अलग अलग कलर्स हैं, ये अलग अलग एंगल पे बैंड होती है। रेड लाइट सबसे कम बैंड होती है और जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बैंड होती है। इस वजह से यहां पर आपको एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आइजैक न्यूटन एक्सपेरिमेंट। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म को लेके। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म को ऐसे लिया सीधा, और सेम ऐसे ही प्रिज्म को क्या किया, उल्टा करके इसके सामने रख दिया। जब उन्होंने व्हाइट कलर की लाइट ऐसे पास करी तो बीच में स्पेक्ट्रम दिखा, और जब ये लाइट आगे गई दूसरे प्रिज्म में और फिर उससे बाहर निकली तो वापस से व्हाइट कलर आ गया। ठीक है, यही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। अब आता है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो कैसे बनता है ये हम इसमें देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेनबो आपको कब दिखता है, तो आप बोलोगे बारिश के टाइम पे, जब बारिश रुक जाती है और सूरज के सामने से क्लाउड हट जाते हैं तब आपको रेनबो दिखता है, यही बोलोगे। तो यानी यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, पानी के पार्टिकल्स से। जब बारिश हुई तो एटमॉस्फेयर में क्या आ गया, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। तो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म का काम करते हैं, यानी कि डिस्पर्जन करते हैं, और जो आपको नेचुरली स्पेक्ट्रम दिखता है वही क्या होता है, रेनबो होता है। जैसे यहाँ पे एक पानी का ड्रॉपलेट है, ठीक है, रेन ड्रॉप है, यहां से सनलाइट आई, यहां पर हुआ रिफ्रैक्शन, बैंड हुई हल्की सी, अंदर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, जिसे हम इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे। फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा यहाँ पे क्या हुआ, बैंड हुई लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन हुआ दोबारा। तो इसमें यहां पर लाइट व्हाइट आई, अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लाइट जो है या व्हाइट लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट्स कलर में टूट जाती है, यानी कि 7 कलर में टूट जाती है, और उसी से आपको क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। ठीक है, अब आपको रेनबो कैसे दिखेगा, सबसे पहले तो आपके पीछे साइड होना चाहिए सन। ठीक है, यानी सनलाइट पीछे साइड से आनी चाहिए, और सामने क्या होना चाहिए, या तो वाटर फाउंटेन हो या वाटरफॉल हो, तब आपको रेनबो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है ये, एटमॉस्फेयर के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है, उसे ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट बेंड्स एज इट पासेस थ्रू एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग टेम्परेचर एंड डेंसिटी। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, अलग अलग एयर की लेयर्स है, जहां पे अलग अलग टेम्परेचर है और एयर की अलग अलग डेंसिटी है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, लाइट बेंड करती है या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन लुकिंग थ्रू हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर। फायर के ऊपर क्या होती है, हॉट एयर, या फिर अगर आपने देखा होगा जो स्टीम मोमोज होते हैं उसके जब निकालते हैं तो भाप निकलती है। ठीक है, तो यानी वहां पे भी क्या है, हॉट एयर है। तो अगर आप उसके थ्रू देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ना ऐसे हिलते हुए नजर आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हॉटर एयर जो है वो लेस डेंस है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होती है कंपेयर टू कोल्ड एयर। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट वेव करते हुए नजर आती है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, या अगर हम कहें तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है, यानी कि स्टार जो है वो आपको कैसा दिखेगा, ट्विंकल होता हुआ नजर आएगा। कैसे, जब स्टार लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर आती है तो क्या होता है, वो कई बार कंटिन्यूअस वे में रिफ्रैक्शन करती है ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर्स। अब एयर लेयर्स क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होगा, और कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होगा यानी कि लाइट बेंड होगी बार बार। इसी वजह से क्या होता है, जो स्टार की पोजीशन है वो फ्लक्चुएट होती हुई नजर आती है, और इसी से हमें लगता है कि जो स्टार की लाइट है वो क्या हो रही है, उसकी ब्राइटनेस कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमें वो ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है स्टार का। ठीक है, देखो यहां पे सपोज आप खड़े हो, ठीक है, यहां पर आपकी आई है,
ये क्या है, आपकी आंख है, आप ऐसे ऊपर देख रहे हो, यहां पर है स्टार, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन स्टार की ये है। जब ये लाइट एंटर करेगी ऐसे, तो ये एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, तो ये क्या है, बैंड हो रही है लगातार, और जब नीचे जाते हैं मतलब अर्थ की तरफ आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो ये क्या हो रही है, बैंड होती हुई नजर आ रही है। अब जैसे ही आपकी आंखों पे आई तो ये सीधी आई ऐसे, तो जब इसको सीधा देखोगे तो लगेगा स्टार कहां पे है, यहां पर, ठीक है। ये भी थोड़ी सी बैंड होती हुई नजर आ रही है लेकिन ये सीधी है। जब भी हमें कोई चीज दिखती है तो हमारे लिए क्या होती है, वो सीधी है ना। जब आप शीशे में अपनी इमेज देखते हो तो क्या दिखता है आपको, आपका चेहरा। कैसे दिखा कि आपके फेस पे लाइट पड़ी, वो रिफ्लेक्ट होके कहां गई, मिरर पे, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस कहां आई, आपकी आंखों पे। तो एक्चुअल में आप कहां खड़े हो, मिरर के बाहर। आपको लगता क्या है कि मिरर के पीछे खड़ा हूं मैं, ऐसा ही लगता है ना। या फिर अगर आप मिरर को ऐसे अंदर की तरफ देखोगे तो आपके पैर भी नजर आएंगे, देखना एक बार करके। तो पैर एक्चुअल में आपके मिरर के पीछे थोड़ी है, पैर तो आपके नीचे है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइट जहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है आपको वहीं ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है। तो यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, जैसे ये लाइट बिल्कुल यहां पर सीधी मिली तो सीधा जाओगे तो यहां पे है, मतलब ये क्या है, अपैरेंट पोजीशन है, अपैरेंट पोजीशन है ऑफ स्टार की, ठीक है। अब यही चीज क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, कि कभी आपको यहां दिखेगी, कभी आपको यहां दिखेगी, कभी बीच में दिखेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टार की जो ब्राइटनेस है वो हमें चेंज होती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। अब एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा है, लेकिन यहां मैंने बताया हॉट एयर के पास लेस डेंस होती है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका कम होता है एज कंपेयर टू कोल्ड। अब आप ये बोलोगे कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, मतलब अपने अर्थ के ऊपर जाते हैं, तो जो एयर है वो ठंडी हो जाती है, ये बोलोगे। यानी जैसे जैसे अर्थ से दूर जा रहे हो तो टेम्परेचर कम होता रहे, ठीक है। अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो वहां पे एयर की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप बोलोगे कि ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक और फैक्टर है प्रेशर का, जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ आओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा यानी एयर के पार्टिकल्स जो है वो पास होंगे। टेम्परेचर एक फैक्टर है लेकिन प्रेशर भी एक और फैक्टर है जो आपको बताएगा कि एयर की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा, और नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एयर का एज कंपेयर टू हाई एल्टीट्यूड्स। तो इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या करेंगे, एयर की डेंसिटी को जज करेंगे। अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से एयर के पार्टिकल्स पास आते हैं यानी डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन मत रखना कि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ना चाहिए, नहीं, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर। आगे समझ। वाई स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट डोंट, प्लैनेट ट्विंकल होते हुए नजर नहीं आते लेकिन स्टार आते हैं। एक्चुअली में तो स्टार भी ट्विंकल नहीं होते, बस हमें दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो स्टार है वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, करोड़ों लाखों किलोमीटर या लाइट ईयर अर्थ से दूर है, और उसकी जो लाइट है, स्टार की जो लाइट है वो बहुत छोटी सी आती है, मतलब पॉइंट साइज की लाइट आती है, और जो लाइट आती है वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से हमें स्टार ट्विंकल होते हुए दिखता है। लेकिन प्लैनेट, जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट है, वो तो अर्थ के पास है एज कंपेयर टू स्टार, तो वहां से जो लाइट है वो ज्यादा अमाउंट में आ रही है, ज्यादा अमाउंट में आ रही है, इस वजह से हमें इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलता कि हम कहें कि प्लैनेट ट्विंकल करते हैं। जैसे आपका दोस्त आपसे 500 या फिर 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, वहां पे उसने एक लाइट जला रखी है और आपको वो लाइट दिख रही है, बहुत छोटी सी लाइट आपको दिख रही है, ठीक है। अब वो जरा सा भी ऐसे हाथ हिलाता है ना तो आपको लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा दिखती है, तो इसका मतलब ट्विंकलिंग इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे भी। एक्चुअल में लाइट वो कम या ज्यादा नहीं कर रहा, अगर वो दोस्त आपका पास आ जाए तो वो
आपको लाइट बिल्कुल क्लियर दिखेगी, ठीक है, मतलब ब्राइटनेस उसकी पूरी रहेगी। अगर वो हाथ ऐसे हिलाएगा भी तब भी आपको लाइट ट्विंकल होते हुए नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, प्लैनेट ट्विंकल होते हुए नजर नहीं आ रहे जबकि स्टार आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा लाइट आ रही है ना और उसमें 100% से भी अगर 1-2% कम हो गया या ज्यादा हो गया तो फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है और उसके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं तो लाइट क्या करती है, अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लेती है, यानी डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है थोड़ी सी। उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मेकिंग द लाइट विजिबल। और यही क्या करता है, लाइट को विजिबल करता है। जब अगर पार्टिकल्स नहीं होंगे और लाइट ट्रैवल कर रही होगी, क्योंकि लाइट तो ट्रैवल कर सकती है चाहे पार्टिकल्स हो या ना हो, तो जब लाइट ट्रैवल करेगी और पार्टिकल्स नहीं आएंगे तो वहां पर सारा डार्क रहेगा। जैसे स्पेस क्या है, डार्क है, वहां पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है तो हमें स्पेस क्या लगता है, डार्क नजर आता है, काला नजर आता है, ठीक है। और जब पार्टिकल्स से होकर गुजरती है लाइट तो क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करती है, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है, जब एक बीम ऑफ लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करती है तो उसका रास्ता जो है, बीम का रास्ता विजिबल हो जाता है। अब विजिबल क्यों हुआ, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं पार्टिकल्स और 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सस्पेंशन भी टिंडॉल इफेक्ट दिखाता है, यानी जो लाइट है उसका रास्ता विजिबल कर देता है, क्योंकि सस्पेंशन में भी 1000 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्यूशन नहीं कर पाता क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो बीम ऑफ लाइट के रास्ते को नहीं दिखाएगा, लेकिन कितना साइज होना चाहिए, कम से कम 1 नैनोमीटर से बड़ा, ठीक है। तब आपको टिंडॉल इफेक्ट देखने को मिलेगा। कहां कहां पे आपको देखने को मिल सकता है टिंडॉल इफेक्ट, देखो जब एक छोटे से होल से सनलाइट आती है और वहां डस्ट पार्टिकल्स है तब आपको टिंडॉल इफेक्ट देखने को मिलेगा। या फिर मिस्ट के थ्रू सनलाइट आ रही है डेंस फॉरेस्ट में तब आपको क्या देखने को मिलेगा, टिंडॉल इफेक्ट। या फिर अगर इस कमरे में मैं एक धूप बत्ती जला दूं, ठीक है, और स्मोक ले आऊं और यहां से मैं एक लेजर लाइट पास करूं तो लेजर लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा बाय स्मोक, क्योंकि स्मोक के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एयर। अगर मैं अभी जलाऊं तो कोई भी आपको रास्ता विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यानी स्मोक की वजह से, एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से या फिर डस्ट पार्टिकल्स की वजह से आपको टिंडॉल इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। स्मॉलर पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट या फिर स्मॉलर वेवलेंथ। देखो जो पार्टिकल्स होते हैं अगर बहुत ज्यादा छोटे हुए जैसे सॉल्यूशन में है तब तो स्कैटरिंग होगी नहीं, ठीक है। और उससे थोड़े से बड़े हैं तो वो क्या करेंगे, ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे अच्छे से, या फिर ये कह सकते हैं हम शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट को वो अच्छे से स्कैटर करेंगे। वेवलेंथ क्या होता है, एक वेव होती है ये, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हम वेवलेंथ। तो लाइट भी ऐसे ही ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है। तो जिस कलर के लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसको स्कैटर करेंगे कौन, स्मॉलर पार्टिकल्स। और लार्जर पार्टिकल्स किसको स्कैटर करेंगे, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। जैसे रेड की ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। वाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, ये सवाल आपके मन में आया होगा कि आसमान का कलर नीला ही क्यों है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही है। एयर मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर आर स्मॉल, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसका साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा। दीज पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर इफेक्टिवली देन रेड, ये क्या करते हैं, ब्लू लाइट को बहुत अच्छे से स्कैटर करते हैं एज कंपेयर टू रेड, क्योंकि रेड क्या है, रेड के पास है ज्यादा बड़ी वेवलेंथ और छोटे पार्टिकल्स है यहाँ पे। छोटे पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, जिसकी वेवलेंथ छोटी है वही स्कैटर होंगे अच्छे से, तो ब्लू लाइट अच्छे से स्कैटर होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू अच्छे से स्कैटर हो जाती है छोटे पार्टिकल से। सो ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन मेकिंग स्काई अपीयर ब्लू, और इसी वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग की वजह से हर एक डायरेक्शन में
ये ब्लू लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है और हमारा जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है। ठीक है। वाई आर डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड, जो डेंजर सिग्नल होते हैं उन्हें रेड कलर से या फिर रेड लाइट वहां पे क्यों लगाई जाती है? क्योंकि रेड लाइट जो है वो सबसे कम स्कैटर होती है, तो वो फॉग से, स्मोक से या फिर अदर पार्टिकल से स्कैटर नहीं हो पाती, जिस वजह से वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है। इसी वजह से क्या होता है, जो डेंजर वगैरह सिग्नल होते हैं या फिर रेड लाइट होती है वो रेड कलर की बनाई जाती है, ताकि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा कवर कर पाए और लोगों को दूर से ही पता चल जाए कि सामने कुछ डेंजर साइन है या फिर कुछ डेंजर है। ठीक है, तो वो वहीं रुक जाए। जैसे रेड लाइट आपको दूर से ही दिख जाएगी, अगर कोहरा वगैरह भी होगा तो रेड लाइट दिख जाएगी। ठीक है, इससे पता चलेगा कि दूर से ही आपको क्या करना है, अपनी स्पीड कम करनी है। आ गया समझ में? ये कुछ क्वेश्चन है जो बताने जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेना है ये आपको आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। ठीक है, एक पर्सन है जिसे मायोपिक डिफेक्ट है, उसे 1.2 मीटर के आगे क्लियरली दिखाई नहीं देता। हमें पता है कि पास की चीजें तो दिखती है लेकिन दूर की चीजें क्लियरली नहीं नजर आती मायोपिक के केस में। इसमें क्या हो रहा है, 1.2 मीटर फार पॉइंट है, यानी इसके आगे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन? किस टाइप के लेंस को हम यूज करेंगे ताकि प्रॉपर विजन रिस्टोर हो जाए? हमें पता है मायोपिक के केस में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अगर 1 मार्क्स का होगा तो आप लिख के भाग जाओ, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर 2 का, 3 का या इससे ज्यादा का हुआ तब क्या करोगे? तब आपको निकालना पड़ेगा कॉनकेव लेंस की पावर। पावर कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो समझो कैसे करोगे। यहां पर आई है, जहां से मतलब देख रहे हैं, और इसी के बगल में आप क्या करोगे, कॉनकेव लेंस रख दोगे। भाई चश्मा पहनते तो बिल्कुल आंख के पास होती है। ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है 1.2 मीटर। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड है, साइन कन्वेंशन। इसके आगे नहीं दिख रहा, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर मैं माइनस इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको कैसे भी करके माइनस 1.2 मीटर तक ले आऊं तो मेरी आंख देख लेगी कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इनफाइनाइट रखने पे इमेज मेरे को बनानी है माइनस 1.2 मीटर पे। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, 1 माइनस 1.2 माइनस 1 माइनस इनफाइनाइट। अब ये कट जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट होता है 0। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/1.2, और 1/f होता है पावर, तो ये हो गया डायोप्टर, माइनस 1/1.2। अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये ऊपर 10 काट दो, यानी कि 5/6 माइनस का साइन, माइनस 5/6 डायोप्टर का पावर यूज होगा वहां पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। हाइपरमेट्रोपिक केस में क्या होता है, दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, उल्टा होता है मायोपिक के। इसमें 1 मीटर से पहले का नहीं दिख रहा, 1 मीटर से बाद का सब दिख रहा है। What is the power of the lens required to correct this defect? कौन से टाइप का हम लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। पावर भी पूछी है तो बताना तो जरूरी है। एज्यूम दैट नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। हमें एज्यूम कर दिया कि 25 सेंटीमीटर क्या है, नियर पॉइंट। हमें नॉर्मल आई के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाना है। ठीक है, यानी हमारी नॉर्मल आई कहां से कहां तक देख सकती है, 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक। अगर 1 मीटर से आगे दिख रहा है तो जाहिर सी बात है 25 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक नहीं दिख रहा, यही होगा। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको दूर ले जाएं 1 मीटर तक तो हमें ऑब्जेक्ट दिख जाएगी। देखो यहां हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, यहां से यहां तक है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक है 1 मीटर।
अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो जाहिर सी बात है आई नहीं देख पाएगी अभी, जब तक कॉन्वेक्स लेंस नहीं रखा। तो कॉन्वेक्स लेंस हमें ऐसा रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां बन जाए, 1 मीटर पे। तो यानी कि u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, वो भी माइनस, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड ही लेके जाना है। तो फिर से लगाएंगे हम क्या, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू में 1/v यानी 1/-100 माइनस 1/-25, ये हो जाएगा प्लस। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, -1 + 4 यानी 3/100, यही आएगा। अब 1/f होता है पावर, तो ये भी आ गई पावर। अब ये डायोप्टर में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां हमने 1.2 को रखा था मीटर में, यानी फोकल लेंथ को रखा था मीटर में, यहां पे हमने क्या रखा है, सेंटीमीटर में। तो अगर हम P को, इस वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायोप्टर में आ जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, 3 डायोप्टर। आ गया समझ में, यानी 3 डायोप्टर के लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे तब हमें अच्छे से दिख जाएगा इस केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। इमेज डिस्टेंस का क्या होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को चेंज करते हैं आई से, तो हमारी आंखों के अंदर इमेज डिस्टेंस है, मतलब रेटिना पे इमेज बन रही है। तो इमेज डिस्टेंस का क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलती है या डिस्टेंस चेंज करती है, कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारी आई है ऐसे, यहां से देख रहे हैं, यहां रेटिना है और यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। तो हमें दिखता कैसे, क्योंकि जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकती है। तो चेंज करने से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर उधर जा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट यहां पे फोकस हो पा रही है ड्यू टू द क्रिस्टलाइन लेंस, जो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस का कुछ नहीं बिगड़ता यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं तक था आपका ये चैप्टर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।